अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, अगर हम आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो अमेरिका, यूरोप, जिसको कि वेस्ट कहते हैं, इसकी बदमाशी टॉप पे थी। इसका कंट्रोल पूरी दुनिया पे था और कोई ची पे नहीं कर सकता था इनके आगे। डॉलर इकलौती करेंसी थी जो दुनिया पे रूल कर रही थी। अमेरिका और यूरोप नेटो के उस पे सवार हो के पूरी दुनिया में दंदनाते फिरते थे। 20 साल पहले तो और ज़्यादा हालत ख़राब थे। 20 साल पहले तो अमेरिका टूट पड़ा था पूरी दुनिया पे और उसने कयामत ढाई हुई थी पूरी दुनिया पे। और उसके लिए एक 9/11 का भी सहारा लिया गया, जो आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। लंबी चौड़ी ये एक बहस है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन 9/11 का सहारा लेके पूरी दुनिया में दंदनाता फिरता था अमेरिका। आज वही अमेरिका, वही वेस्ट तबाही के किनारे पे हैं। लगातार इनकी अपनी गलतकारियाँ, इनकी बदमाशियाँ इनको ले डूब रही हैं। सिर्फ हम अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त अमेरिका का नेशनल डेट कितना है, कर्जा कितना है। 1 जनवरी 2000 अमेरिका का कर्जा था $5.7 ट्रिलियन। 1 जनवरी 2010, 10 साल बाद कर्जा बढ़ गया डबल से ज़्यादा, $12.3 ट्रिलियन। इसके 10 साल बाद 1 जनवरी 2020 कर्जा फिर डबल के करीब हो गया, $23.2 ट्रिलियन। और इसके सिर्फ 3 साल बाद 1 मई 2023 अमेरिका का कर्जा $31.4 ट्रिलियन है। आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान का कर्जा 100 समथिंग बिलियन डॉलर है। मतलब आप ये देखें कि अमेरिका का कर्जा 31 ट्रिलियन है। 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होता है। इतना कर्जा लेके फिर दुनिया पे एक बदमाशी इनकी छाई हुई है। और इकोनॉमिक ग्रोथ की आप बात करें तो IMF की प्रेडिक्शन थी 2023 की कि दुनिया की टोटल GDP ग्रोथ है ना, उसका 50% चाइना और इंडिया अकेले करेंगे। यानी दुनिया के टोटल GDP ग्रोथ का 50% अकेले चाइना और इंडिया करेंगे। और अब IMF कह रहा है कि ये और 50% से भी ज़्यादा होगा 2023 में। दुनिया का टोटल ग्रोथ, जो GDP ग्रोथ है ना फोरकास्ट, वो चाइना का 5.2% है, इंडिया का 5.9% है, अमेरिका का 1.6% है, पूरे यूरोप का, इंग्लैंड मिला के 0.8% है, और इंग्लैंड का तो 0.3 माइनस है। ये आप देखें कि इनकी इस वक्त ग्रोथ की हालत है। और ये और ज़्यादा मामला इनका बिगड़ता जा रहा है। और इनके टोटल जो, मतलब आप ये देखें कि 2000 से 2020 तक 20 साल में जो GDP ग्रोथ रही है ना, उसमें जो टॉप 4 कंट्रीज है ना, वो ब्रिक्स के 5 कंट्रीज में से 4 हैं। यानी टॉप 4 कंट्रीज में ब्रिक्स के चारों 4 हैं। और टॉप 10 में ब्रिक्स के 5 कंट्रीज आ जाते हैं। ब्रिक्स 5 कंट्रीज का एक अलायंस है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 के 5 टॉप 10 में हैं। और एक भी अमेरिका, यूरोप रीजन का नहीं है। चाइना का GDP ग्रोथ 2000 से 2020 के दरमियान 1266% रहा। रशिया का 466%, इंडिया का 440% और ब्राज़ील का 316%, सऊदी अरब का 300%। वेस्ट
इस वक्त बिल्कुल तबाही के किनारे पे है। आईएमएफ का 2023 का जीडीपी ग्रोथ का रेट है ना, वो सबसे ज़्यादा इंडिया का 5.9% है, चाइना का 5.2% है, सऊदी अरब का 3.1%, नाइजीरिया 3.2%, बाकी किसी की औकात नहीं है। अमेरिका 1.6%, जर्मनी -0.1%, फ्रांस 0.7%, मतलब तबाही के किनारे पे हैं। ऐसे में ये यूक्रेन की वार को धक्का दे रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन की वार को वहाँ खींचना चाह रहा है कि दुनिया में कहीं तबाही आ जाए। अमेरिका का $31 ट्रिलियन का कर्जा, दुनिया में जो अमेरिका की बदमाशी है, वो सब एक बड़ी जंग में हो जाए, और जंग ऐसे हो कि वो थोड़ा यूरोप को और ज़्यादा एशिया को तबाह कर दे। और इसके लिए कोशिश में है कि चाइना को भी कहीं ना कहीं से घसीट के लाएं, या फिर बहुत हुआ तो कुछ नहीं तो इंडिया पाकिस्तान को भिड़ा के पाकिस्तान के ज़रिए काउंटर करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अमेरिका कर रहा है। अब अमेरिका ने यूक्रेन के पायलट्स को अमेरिका में बुला लिया है। F-16 चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है उनको, F-16 देने की तैयारी हो रही है। इंग्लैंड ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो कि मॉस्को तक हिट कर सकते हैं देने का ऐलान किया है यूक्रेन को। ये टोटली एक पागलपन की हद तक मामले को लेके जा रहे हैं, और ये फिर रशिया को मौका मिलेगा कि वो यूरोप या जंग को आगे बढ़ाए। और ये एक डेंजरस डेवलपमेंट है जिससे कि दुनिया का अमन खतरे में पड़ सकता है। अजीज दोस्तों, ऐसे में फ्रांस थोड़ा रिस्ट्रेंट कर रहा है। फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन ने TF1 फ्रांस का जो मेन टीवी चैनल है उसको इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हम रशिया से जंग नहीं कर रहे। ये हमारी जो जंग है ये रशियन फेडरेशन के साथ नहीं, हम यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, और सिर्फ उतनी मदद कर रहे हैं कि वो अपना बचाव कर सके। हम यूक्रेन को ऐसा कोई हथियार नहीं दे रहे जो रशियन इलाकों में जाके गिरे। हम इतने खतरनाक हथियार यूक्रेन को नहीं दे रहे, ना ये हमारी पॉलिसी है, और ये यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी है जो कि जिसकी कि ये बात कर रहे थे। अजीज दोस्तों, अमेरिका को पता है कि ये जो डीडॉलराइजेशन है ना, ये बहुत ही भारी पड़ेगा अमेरिका को। देखें, जोसेफ सुलिवान है जो ये व्हाइट हाउस का इकोनॉमिस्ट हुआ करता था, उसने कहा है कि अगर ब्रिक्स ने अपनी करेंसी को इंटरनेशनलाइज करना शुरू कर दिया तो ये अमेरिका के लिए एक तबाही होगी, और डॉलर के लिए ख़ास तौर पे बहुत बड़ी तबाही होगी। इसके बारे में आप एक एक्सपर्ट की राय देखिए। I genuinely feel the biggest financial terrorist in the world is the US dollar. All our monies are in nostro accounts, and somebody in the US can say you cannot withdraw it from tomorrow morning, and you're stuck. Yeah. That is the power of the reserve currency. And I think we are at a very crucial time in the world history where the world is desperately looking for an alternative reserve currency. These changes happen once in hundreds of years. The last time it happened was when it moved from the British pound at a time when people used to say the sun never sets on the British Empire, to the movement to the US dollar. The question is, which country in the world can take that position? And I'm just giving a few examples. I don't think Europe can, because it is disunited states of Europe. I don't think UK or Japan have the heft to be taking those positions, though the currency, both the British pound and the yen, are free currency. China, I think, has a major issue of trust with many countries around the world. Can India do it? And for building ourselves to a reserve currency is a long, sustained
walk and run India has to do. It has to build strong institutions. It has to build a framework which is not dependent on the whim and fancy of A or B or C. The mechanisms have to be strong. India has to be trusted. The US dollar on every dollar bill has a line, in God we trust. We have to get a line to say that in India we trust for the rest of the world to put their money into an alternative currency to the US dollar. But it is our time for making a shot at it, which will take us probably 10 years. But I don't think China can make it. I don't think Europe can make it. Otherwise, the US has an unbelievable, uncomparable privilege of being able to print money and get away with it as it has for the last 100 years. अजीज दोस्तों, इसी के साथ अमेरिका दुनिया में जहां बदमाशियां करता है वहां पे एक मुल्क है सूडान। देखिए, हम जब यूनाइटेड नेशंस जाते रहते हैं तो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, वो सारे वहाँ पे डिस्कस होते हैं, तो हमारे इल्म में चीज़ें आती रहती हैं। लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि आपका इतना नॉलेज मुख्तलिफ इश्यूज़ पे क्यों है, तो वो इसलिए होता है कि हम वहाँ यूनाइटेड नेशंस में महीना डेढ़ महीना गुजारते थे, साल में 2-3 बार। अब तो कम बहुत हो गया है ना, वरना तो हम इससे पहले 90s में और 2000s में मैं महीने से कम कभी भी नहीं रहता था सेशन में, और सेशन साल में 2 से 3 बार होता है। तो 2-3 महीने साल के हम वहाँ रहते थे, और यूनाइटेड नेशंस में पूरी दुनिया के लोग आते हैं, और ख़ास तौर पे जहाँ पे प्रॉब्लम्स है वहाँ लोग आते थे। हमने अपनी आँखों से एरिट्रिया इथियोपिया का मसला देखा, फिर 2 अलग अलग मुल्क, इथियोपिया से एरिट्रिया अलग हुआ, हमने ईस्ट तिमूर को इंडोनेशिया से अलग होते देखा, हमने कुर्दिश मसले को देखा। इस तरह सूडान के मसले को भी हम शुरू से देखते हुए आए हैं, डेवलप होते हुए। सूडान एक बहुत बड़ा मुल्क था, उसके टुकड़े किए गए, और उसमें पहले साउथ सूडान का मसला इतना नहीं था जितना दारफूर का मसला करते थे, और उसमें क्रिश्चियन, दारफूर में मेजॉरिटी क्रिश्चियन को वो करके ह्यूमन राइट्स का इशू ला के उसका वो कर रहे थे, और कोशिश इनकी ये थी कि साउथ सूडान और दारफूर का इलाका पूरा एक अलग मुल्क बन जाए, क्योंकि सूडान में जो ऑयल रिजर्व्स एक्सप्लोर हुए थे वो मेजॉरिटी साउथ सूडान में थे। तो इनकी कोशिश थी कि साउथ सूडान, दारफूर का एक इलाका आज़ाद हो जाए, लेकिन फिर ये हुआ कि साउथ सूडान अलग मुल्क बन गया, और यह है कि 75% जो ऑयल रिजर्व है ना वो साउथ सूडान में था, तो वो अलग होने के साथ सूडान से चला गया। अब साउथ सूडान लैंडलॉक कंट्री, उसका किसी से समंदर नहीं लगता कहीं से, तो उसको या तो सूडान की मोहताजी है या एथियोपिया की मोहताजी है कि वो पोर्ट के लिए एथियोपिया है, एरिट्रिया है, इन मुल्कों से या कीनिया से वो कर सके। अब सूडान के हम रीसेंट क्राइसिस को देखें ना अगर, तो वो यूं है कि पहले तो आपको मैं अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट दिखाऊं कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। 25 साल तक अमेरिका का कोई एम्बेसडर सूडान में नहीं था। अगस्त 22 में अमेरिका ने सूडान के लिए अपना एम्बेसडर नॉमिनेट किया 25 साल बाद। सितंबर में वो एम्बेसडर अभी 1 महीना हुआ है आए हुए, सितंबर 2022 में उसने सूडान को वार्न किया कि रशिया को तुम नेवल बेस नहीं दोगे, क्योंकि रशिया वहाँ पे एक नेवल बेस बनाना चाह रहा था सूडान के पोर्ट पे, और अमेरिका ने इसके खिलाफ बयान देने शुरू किए। सेक्रेटरी ब्लिंकन ने नवंबर 2022 में सूडान को इनवाइट किया कि आप कंसिडर करें, हम आपको मज़ीद मदद करना चाह रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि सूडान में अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़े और आपको हम एक डेमोक्रेसी की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार है। डेमोक्रेसी की दुकान लेके अमेरिका हर जगह जाता रहता है, और फिर जब डेमोक्रेसी लेके जाता है तो दुनिया में जो अच्छे खासे डेवलप्ड पीसफुल कंट्रीज़ होते हैं वो भी तबाह हाल कंट्रीज़ बन जाते हैं। खैर ये चीज़ें चलती रहीं। सूडान ने इस साल फरवरी 2023 में फाइनल कर ली, और रशियन नेवल बेस की एक डील रशिया के साथ साइन हो गई 12 फरवरी 2023।
और अमेरिका ने इसकी सख्त मुखालफत की, और फिर वही अमेरिका ने ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी की दुकानदारी शुरू की। सूडान में एक्चुअली दो फोर्सेस हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक, मिलिट्री की दो फोर्सेस हैं, उस पर मैं आता हूँ। सिर्फ इतना बता दूं कि 22 अप्रैल 2023 को अमेरिका फिर सूडान छोड़ के भाग गया, अमेरिका का मिशन वहाँ पे बंद हो गया। अब सूडान में एक्चुअली दो फोर्सेस हैं, एक है सूडान की आर्मी और एक है वहाँ की रैपिड सपोर्ट फोर्स। ये एक और आर्मी की मिलिट्री आर्म्ड फोर्स है। सूडान में दो आर्म्ड फोर्सेस हैं, एक आर्मी है रेगुलर आर्मी और एक रैपिड सपोर्ट फोर्स है। रैपिड सपोर्ट फोर्स है ना, वो पैरामिलिट्री ग्रुप है और उसको हेड करते हैं सूडान के दगालो, मोहम्मद हमदान दगालो, और जो आर्मी है उसके हेड हैं लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान। तो बुरहान और दगालो के आपस में झगड़े चल रहे हैं, ये अमेरिका ने एक वो कराया है। इनकी फोर्सेस आपस में लड़ पड़ी हैं। 2021 में जब सूडान में डेमोक्रेसी ख़त्म हुई, इसके बाद ये आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग होती गई और आर्मी इससे खुश नहीं थी। बुरहान और दगालो इन दोनों का आपस में काफ़ी चीज़ों पे डिसएग्रीमेंट है, जिसकी वजह से सूडान में क्राइसिस बढ़ गए हैं। एक आम सूडानी की ज़बान से अगर हम देखें, Here is why you should care about the fighting that is going on in Sudan. What's happening there is more than meets the eye, and it's time for the world to discuss the actual truth of what is going on there. America and Russia are at it again, just as they did 60 years ago during the Cold War, when they fought proxy wars right here in Africa, leading to the death of thousands of innocent Africans. They are at it again in Sudan, fighting a proxy war. Let me explain. Two factions of the Sudanese military are fighting each other. One of them is led by Lieutenant General Mohammed Hamdan, head of the paramilitary group known as Rapid Support Forces. The other faction is led by the Sudanese Army Chief, General Abdel Fattah al-Burhan. So why are they fighting? This is where Russia and USA come into the picture. You see, in the last couple of months, Russia has finalized a deal with Sudan to establish Russia's naval base in Sudan's Red Sea coast. America is not too happy with that. Actually, they're furious. America's ambassador to Sudan, John Godfrey, expressly warned Sudan not to seal that deal with Russia, but they're going ahead and doing just that. And so when the paramilitary unit began fighting the other faction of the army, that wasn't happening in a vacuum. The big problem is that you're not going to hear this in the mainstream media. Neither are you going to hear a lot of African governments voicing this, which is very unfortunate, because Africa must learn to speak its truth and stand on this truth, because truth will set you free. So it is left to the African people, we the African people, to speak this truth and tell America and Russia to get off Africa, to get their hands off Africa. The days of the Cold War, the days of the shenanigans of the Cold War are completely over, and they cannot fight proxy wars in Africa at the expense of innocent African lives. That has to stop. The fighting in Sudan must stop. The puppet masters must stop their evil, diabolic games. तो ये सूडान का हिस्सा और किस्सा है। अजीज दोस्तों, थोड़ी सी बात आपके सामने रखूंगा कि तुर्की में इलेक्शन हुए। तुर्की के इलेक्शन बहुत वाइटल थे। तुर्की में पिछले 22 साल से इस्लामिक फोर्सेस, जमात इस्लामी जो वहाँ की है, तैयब अरदगान की पार्टी, वो रूल कर रही है। वो एक डिक्टेटोरियल रूल है और उसके कंट्रोवर्शियल फैसलों की वजह से तुर्की, जो कि एक अच्छी ग्रोइंग इकोनॉमी थी, एक पीसफुल इलाका था, एक काफ़ी सेक्युलर और
प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी वो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी बनती गई, उसकी इकोनॉमी तबाह हो गई, और रीजन के इश्यूज़ लाइक कुर्द इशू है, लाइक ISIS, उसने सीरिया के मामले में भी अपने कदम बढ़ाए, फिर यूरोपियन यूनियन के साथ भी इसके मामला अप एंड डाउन चलते रहे। तुर्की ने बाकायदा यूरोप को धमकियां दी थी और फिर उस पर अमल भी किया था कि हम ISIS के टेररिस्ट यूरोप की तरफ छोड़ देंगे, और यही किया इन्होंने, जिसका नतीजा ये निकला कि सीरियन रेफ्यूजीज के नाम पे ISI के टेररिस्ट भर भर के जर्मनी, स्कैंडिनेविया, फ्रांस, UK में आते गए, और यहाँ की डेमोग्राफी को बहुत नुकसान पहुँच रहा है। यहाँ का क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है, यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम, स्मॉल क्राइम्स बहुत ज़्यादा इनकी वजह से बढ़ गए हैं, और हालात यहाँ के बहुत ही बिगड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह ये तुर्की ने जो सीरियन रेफ्यूजीज़ को दबा दबा के छोड़ा, जिसमें ज़्यादातर ISIS नामी टेररिस्ट आ गए। अजीज़ दोस्तों, तुर्की के इलेक्शन में ये रूल होता है कि एक कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा की सपोर्ट होनी चाहिए, अदरवाइज़ पार्ट 2 होगा। तो इस बार पहले मरहले में जो कई कैंडिडेट थे, जिसमें से 2 मेन कैंडिडेट थे अरबगान और कमाल, इनके दरमियान टफ मुकाबला हुआ। कमाल ने 45 पॉइंट समथिंग % वोट लिए और अरबगान ने 49 पॉइंट समथिंग वोट लिए। अब दूसरा मरहला होगा 28 मई को शायद, और उस दिन फैसला होगा कि कौन तुर्की में जीतेगा। अभी के जो रिज़ल्ट आए हैं उससे एक बात तो क्लियर हो गई कि 50% से ज़्यादा लोग अरबगान को पसंद नहीं करते तुर्की में, जो कि वो दावा करता था कि तुर्क इससे बहुत प्यार करते हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट स्टेट तुर्क अरबगान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, जबकि अरबगान ने सिर्फ इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म को हवा दी है, बढ़ाया है, ये और कुछ नहीं किया है। तो हम उम्मीद करते हैं, लिबरल वर्ल्ड उम्मीद करती है कि 28 मई के इलेक्शन में कमाल, जिन्होंने के ऐलान किया है कि हम तुर्की को वापस उसकी सेक्युलर फाउंडेशंस की तरफ लेके जाएंगे और इसकी इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, तो होपफुली कि कमाल 50% से ज़्यादा वोट सिक्योर करके अरबगान को किक आउट कर देंगे, जिससे तुर्की वापस एक शरीफ मुल्क बनता जाएगा। अजीज़ दोस्तों, एंड पे आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूं जिसके बारे में बताता हूं। मैं सिर्फ एक सवाल आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं कि वो ये है कि अजीज़ दोस्तों, दुनिया में अगर हम देखें कि गोल्ड रिज़र्व हर कंट्री का, एक तो डॉलर रिज़र्व होता है, एक गोल्ड रिज़र्व होता है, तो जो टॉप 4 कंट्रीज है ना जिनके पास गोल्ड रिज़र्व है, उसमें पहले नंबर पे अमेरिका है जिसके पास 8,133 मेट्रिक टन गोल्ड है। दूसरे नंबर पे जर्मनी है जिसके पास 3,355 मेट्रिक टन गोल्ड है। इटाली 2,452 मेट्रिक टन और फ्रांस 2,437 मेट्रिक टन। सवाल मेरा यह है कि अमेरिका में तो फिर गोल्ड माइंस बहुत ज़्यादा थीं, तो उनके पास 8,133 टन है। दूसरा है अमेरिका, लेकिन इतना ज़्यादा अमेरिका की गोल्ड माइंस की वजह से नहीं है। बाकी जर्मनी, इटली, फ्रांस जो दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे हैं, इनके पास तो गोल्ड माइंस हैं ही नहीं, तो इनका इतना गोल्ड रिजर्व कहाँ से आया? तो ये लूट मार है। और अमेरिका का भी ज़्यादातर का लूट मार का है कि सैकड़ों हज़ारों टन अमेरिका ने इराक, लीबिया और सीरिया से चोरी करके, जब उधर डेमोक्रेसी की दुकान चला रहा था अमेरिका, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी की दुकान की आड़ में सैकड़ों हज़ारों टन सोना वहाँ से अमेरिका के शिप भर भर के अमेरिका जाते गए, और जिसका जहाँ हाथ लगा। फ्रांस और इटली और जर्मनी ये अफ्रीका में जाते हैं कॉरपोरेट सेक्टर की शक्ल में। फ्रांस तो कॉलोनियल पीरियड से ही, और वहाँ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा गोल्ड माइंस हैं, कोंगो में, माली में, दूसरे कंट्रीज़ में, वहाँ से ये एक्सप्लॉइट करते हैं। आप ये देखें कि ये जो टॉप के जितने कंट्रीज़ हैं ना, आप टॉप के 25 ले लें, एक भी अफ्रीकन नहीं है इसमें।
जिनके यहाँ सबसे ज़्यादा गोल्ड निकलता है, कोंगो में से निकलता है, माली में से निकलता है, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज में से दबा के निकलता है, उनके पास नहीं है गोल्ड रिजर्व। गोल्ड रिजर्व अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना, स्विट्जरलैंड, जापान, नेदरलैंड, तुर्की, मतलब हैरत की बात है। इंडिया का गोल्ड रिजर्व 787 मैट्रिक टन है, जो कि टॉप 10 में ही है, लेकिन स्टिल इंडिया के पास तो हिस्टोरिकली गोल्ड बहुत ज़्यादा रहा है। बल्कि आज भी एक रिपोर्ट है कि दुनिया का जितना भी पूरी दुनिया में गोल्ड है उसका 11% इंडियन हाउस होल्ड्स में है। इंडियन फैमिलीज के अंदर, घरों में लोगों के पास 11% गोल्ड पूरी दुनिया का है। तो इंडिया का तो समझ में आता है। तो अजीज दोस्तों, ये सवाल के बाद में आपके सामने रशिया यूक्रेन वार के हवाले से ये एक रिपोर्ट है फर्स्ट टीवी की तरफ से, इन्होंने बनाई है फर्स्ट टीवी की। ये वियोन की अपनी न्यूज़ एंकर हुआ करती थी, अब इन्होंने ये फर्स्ट टीवी को ज्वाइन किया है। मैं इनकी इजाज़त से ये आपके सामने ये रिपोर्ट रख रहा हूँ, जिसमें वो बताती हैं कि किस तरह ना रशिया जीत रहा है, ना अमेरिका जीत रहा है, ना यूक्रेन जीत रहा है। ये वॉर अमेरिका की ऑयल कंपनीज जीत रही हैं, और ये ऑयल कंपनीज ट्रिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर के प्रॉफिट बना रही हैं इस जंग के नतीजे में, और दुनिया से मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास ख़त्म होती जा रही है। अजीज़ दोस्तों, thank you very much for all your support. Keep supporting. The war in Ukraine has been on for 415 days. Who's winning it? Not Russia. Certainly not Ukraine. It's the US oil companies. They're the ones winning this war. And tonight we'll show you how. As thousands die on the battlefield, American oil companies are raking in billions. How many, you ask? Try 200 billion. And this is just in profits. US oil companies have reaped $200 billion in pure profits. The war in Ukraine shook up the energy market because the West, led by the US, sanctioned Russian oil supplies, Russian energy supplies. They restricted Russian oil and gas supplies. And US companies were the clear beneficiaries of this. We're talking about data from November 2022. That was more than 4 months ago. The earnings are still on. They're still milking this war and sharing the spoils. Oil companies are cutting big checks to their executives. Case in point, ExxonMobil. It's one of the world's biggest energy companies. Its chief executive is a man called Darren Woods. He's just got a pay raise. A dream increment, if you ask me. Woods got a salary hike of 52%. So now his salary will be almost $36 million. That's close to 300 crore rupees, the salary of a CEO. Plus there's a bonus and stock rewards. And there's a hike there too. An 80% hike, 80%. So his bonus and stock rewards will go up by 80%. And it's not like ExxonMobil is hiding any of this. The company says the bumper pay for Woods was quote-unquote reflective of record earnings and stock price performance. In other words, they're making big money. So let's pull up those numbers. Let's look at how ExxonMobil has been doing. In 2022, the company made $56 billion in profits. That's $6.3 million every hour in profits. I'll repeat that, $6.3 million every hour in profits. The shares of the company have outperformed its peers, and that too by a wide margin. They climbed by 160% last year. This is so brazen that even the US president had to speak out. Joe Biden said ExxonMobil is making more money than God. He said the profiteering by oil companies was outrageous. Oil companies' record profits today are not because they're doing something new or innovative. Their profits are a windfall of war. The windfall from the brutal conflict that's ravaging Ukraine and hurting tens of millions of people around the globe. But ExxonMobil is not the only company. Other major oil producers are also minting money, like Chevron. That's another major US oil producer, also the main rival of Exxon. Chevron made a record $36.5 billion. The European peers are making big profits too, like Shell. Shell announced its biggest profits in history. This company, Shell, has been around for 115 years. And last year, they made their biggest profits ever. Profits
worth $39.9 billion. British giant BP was not too far behind. It has reported $27.7 billion in profit, and these are all big numbers. They confirm what the world has known for a while. Oil companies capitalize on instability, and they are profiting from pain. American oil companies are masters of this art. Time and again, as the American war machine enters conflicts, American oil companies take home big checks. You may remember the war in Iraq. The US went to war in Iraq by selling a lie. They said Iraqi dictator Saddam Hussein had WMDs, weapons of mass destruction, and that they pose a threat to the world. So America invaded Iraq ostensibly to save the world and bring democracy. As it happened, they only helped themselves. Iraq was devastated. Saddam Hussein was killed. The Americans did not find any weapons of mass destruction, but they did find lots of oil. After the invasion, a slew of American oil companies rushed to Iraq, from ExxonMobil to Chevron and Halliburton. They all got a share of the loot. They all got access to Iraq's oil. And in the years since, American officials have admitted this. They've confirmed that the war was only about Iraq's oil. I have some statements. The first one is from General John Abizad. He's the former head of U.S. Central Command and military operations in Iraq. Listen to what he said, and I'm quoting. Of course, it's about oil. We can't really deny that. Next, we have Alan Greenspan, the former chairman of the U.S. Federal Reserve. He wrote this in his memoir, and I'm quoting again. I'm saddened that it is politically inconvenient to acknowledge what everyone knows. The Iraq war is largely about oil. Then there's Chuck Hagel, a former U.S. Defense Secretary. This is what he said. People say we're not fighting for oil. Of course we are. He said it in as many words. Iraqi lives are just collateral damage. And this story is not over. It's repeating itself in Ukraine.